यस तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मैंने आपको जो एक फाइल सेंड की थी C++ प्रोग्राम के नाम से, 14 जुलाई की एक फाइल थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि मतलब मैंने आपको डिस्क्राइब सच नहीं किया था, बट मैंने स्टेप्स भेजे थे कि आपको प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लस आपको पर्टिकुलर टर्बो C3 या टर्बो C++ सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है। तो C3 के लिए नहीं, मैंने टर्बो C++ सॉफ्टवेयर के लिए वहां मेंशन किया था कि आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो आज एक बार देख लेते हैं उसको, और फिर हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाना देखते हैं, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत प्रोग्राम्स है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यस भावेश वीडियो ऑन कर दीजिए। यस भावेश वीडियो ऑन कर दीजिए। भावेश वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में जो हम C++ के प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो कहाँ पर बनाएंगे, C++ के एडिटर पे। यस भावेश प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए। भावेश वीडियो ऑन कर दीजिए। यस हाँ भावेश क्या हुआ, सॉरी मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम वीडियो ऑन नहीं हो रही थी, आपने डिसेबल कर रखा है वहां से। मेरी वीडियो नहीं हमारी वीडियो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी C3 और C++ हाँ पूछे। C3 और C++ हाँ बोले। यस भावेश बोले। मैम डिफरेंस क्या है C3 और C++? देखिए टर्बो C3 और टर्बो C++, इन दो सॉफ्टवेयर में डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना। देखिए अगर मैं बात करूं टर्बो C3 सॉफ्टवेयर और टर्बो C++, ये दो सॉफ्टवेयर हैं एग्जैक्टली जो कि बेसिकली C++ के एडिटर्स ही हैं, ठीक है। अब अगर आप, मैंने आपको बताया था कि अगर आप XP प्लेटफॉर्म पे काम करें, यानी कि अगर आपके पास में विंडोज XP है, तो वहां पर आपके पास में जो टर्बो, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जब आप सेट करेंगे तो उस केस में टर्बो C3 जो है सॉफ्टवेयर वो काम करता है विंडोज XP प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और अगर उसके अलावा हमारे पास में विंडोज 7 या कोई लेटर वर्जन है विंडोज का, तो उस केस में टर्बो C++ एडिटर है हमारे पास में। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। टर्बो C3 जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आपका 7 और 8.1 या 10 जो विंडोज का वर्जन है उस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। बाकी एज इट इज जो आपके पास में इंटरफेस टर्बो C3 का आता है वही टर्बो C++ का आता है, दोनों में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर क्रिएशन, मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, क्रिएशन ऑफ C++ प्रोग्राम। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसे प्रोग्राम बनेगा। हालांकि आप C में इसको ऑलरेडी देख चुके हो, बट हम क्योंकि बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो C++ एडिटर में बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 एडिटर के नेम मेंशन किए हैं। हो सकता है आप में से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी और एडिटर पर भी काम कर रहे हो, ठीक है, या उन्होंने C में कुछ और एडिटर्स पे काम किया हो। तो यहाँ पर जो हमें टेक्स्ट एडिटर्स मिलते हैं C++ के, उन एडिटर्स में हमारे पास में एक कंपाइलर भी इनबिल्ड होता है, ठीक है। और जो टेक्स्ट लिखते हैं हम, जो प्रोग्राम हम बनाते हैं, उसके लिए एडिटर भी प्रोवाइडेड होता है। तो ये दोनों हमारे पास में कंबाइंड होते हैं एक C++ के एडिटर में। टेक्स्ट एडिटर में हम सोर्स कोड टाइप करते हैं जो कि हमारी सोर्स फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन .cpp या C++ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंपाइलर की बात करें तो ऐसे हमने देखा था कि जो हमारा C++ का कंपाइलर है, ठीक है, या किसी भी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो क्या करता है, वो हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि एक तरह से क्या होता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर उस कोड को समझ सके
और उस पे क्या करें, अपना वर्क यानी कि जो हमने कोड लिखा है, ठीक है, उसका आउटपुट हमें जनरेट करके बताए। इसलिए हम C++ के कंपाइलर को यूज करते हैं। आगे आज की क्लास में हमने मतलब इससे पहले वाली क्लास में हमने एक बेसिक प्रोग्राम देखा था। अभी आज की क्लास में हम एक और प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ पर SH मैंने देखिए क्या किया है, सिंपल हेडर फाइल इंक्लूड की है। इस प्रोग्राम को मैं आपको टर्बो C++ की जो विंडो है उसके थ्रू एक बार मतलब रन करके बताती हूँ किस तरीके से ये परफॉर्म होगा, काम टास्क कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है, प्रोग्राम कैसे रन होगा। यहाँ पर सिंपल मैंने एक हेलो वेलकम टू C++ एक मैसेज लिखा है जो कि हमारे आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। और एक सिंपल एक वेरिएबल भी लिखा है। वेरिएबल क्या होता है वो भी आज की क्लास में हम देखेंगे। और अगर इस वेरिएबल को हमें क्या करवाना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो सिंपल हम काउट के साथ बिना किसी फॉर्मेट स्पेसिफायर के डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम क्या लिखते हैं, %d, ठीक है। ऐसे अगर हमारे पास में कैरेक्टर होता है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %c होता है। ऐसे अलग अलग हमारे डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रिंटफ फंक्शन की, तो देखिए प्रिंटफ फंक्शन सिंपल वेरिएबल को भी डिस्प्ले कर सकता है हमारी स्क्रीन पर एज आउटपुट के तौर पर, और एक मैसेज को भी डिस्प्ले कर सकता है। काउट और प्रिंटफ दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रिंटफ हमारे पास में एक फंक्शन होता है, जबकि काउट हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था ऑब्जेक्ट। शायद आपने ऑब्जेक्ट जावा में भी देखा होगा, ठीक है। जावा में भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी पे काम ही कर रहे हैं। तो वहां पर जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट होता है, या मैं C++ के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो दोनों सेम ही है। तो हमारे पास में C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही है, ठीक है। तो ये जो काउट और Cin जो दो हमारे पास में कंसेप्ट हैं या जो दो कीवर्ड्स हैं, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट हैं, जो कि कौन सी हेडर फाइल का पार्ट होता है, iostream.h, ठीक है। अगर हमें काउट और Cin को यूज करना है तो iostream.h यानी कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। और अगर हम getch और clr scr फंक्शन की बात करें तो ये दोनों फंक्शंस conio.h या जिसको कि हम बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसका पार्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने काउट के डायग्राम को भी समझा था। देन मैंने यहाँ पर अगेन कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर यहाँ पे पुट किया है कि अगर आप टर्बो C3 में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पुट करना होगा। दैट मीन्स हमें इंक्लूड डायरेक्टरी यहाँ पर देना जरूरी होती है। और अगर आप यही सेम टर्बो C++ के एडिटर में परफॉर्म कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को लिखकर उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना होगा। इन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में से देखें दोनों में इंक्लूड, लिब और आउटपुट डायरेक्टरी कॉमन है, लेकिन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हम अलग अलग देखिए पाथ दे रहे हैं, अलग अलग लोकेशंस दे रहे हैं। तो देखते हैं इंक्लूड डायरेक्टरी क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में जो हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, तो इंक्लूड करने के लिए जो हमारे पास में C++ हमें एक फोल्डर ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो टर्बो C3 के केस में वहां पर SH हमें इंक्लूड नाम का फोल्डर अलग से नहीं मिलता, ठीक है। तो देखिए अगर हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डायरेक्टरी सेट करते टाइम इंक्लूड फोल्डर का पाथ देना जरूरी है। टर्बो C3 के केस में अलग से इंक्लूड फोल्डर नहीं मिलता। और अगर मैं बात करूं लिब डायरेक्टरी, तो इसका मतलब जो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स हैं, या मैं यूं कहूं कि जो मैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज करती हूँ, ठीक है, उन फंक्शंस की कोडिंग कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होती है, लाइब्रेरी नाम के, लिब नाम के फोल्डर में। तो यहाँ पर हमें उसी फोल्डर का पाथ देना होता है, ठीक है। और अगर हम आउटपुट डायरेक्टरी की बात करें तो जहां हमें प्रोग्राम्स को सेव करना होता है वो पाथ हमें यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है। टर्बो C3 के केस में आप चाहे फोल्डर D ड्राइव में बनाए, आपके सिस्टम की E ड्राइव में बनाए, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन टर्बो C++ एडिटर के केस में हमारे पास में जो फोल्डर क्रिएट होगा वो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको फोल्डर नहीं भी बताया तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको C ड्राइव में टर्बो C++ नाम का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर डिस्क नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें आपको टर्बो C3 नाम का फोल्डर मिलेगा, जहां पर जाकर आपको BCA नाम का फोल्डर आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस फोल्डर में आपको आपके प्रोग्राम्स को सेव करना है। फोल्डर का नाम आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर अभी BCA फोल्डर ही यूज किया है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आउटपुट डायरेक्टरी के केस में टर्बो C3 और BCA दिया है।
टर्बो सी प्लस प्लस के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में जो आउटपुट डायरेक्टरी है उसका मतलब क्या होता है कि आप प्रोग्राम को कहाँ पर सेव करेंगे। सेम इसका मतलब भी टर्बो C3 के केस में वही होता है, लेकिन यहाँ पर जो आप पाथ देते हैं उसमें आपको इतना ही पाथ देना है। हालांकि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया उसमें सी ड्राइव में टर्बो C++ में डिस्क में टर्बो C3 है, लेकिन हमें ये लोकेशन डिस्क और टर्बो C++ मेंशन नहीं करना होता है, हमें सिर्फ इतना ही मेंशन करना होता है। बाकी अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम प्रोग्राम के फ्लो चार्ट की बात करें, यस गौरव वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके, अब अगर हम प्रोग्राम के फ्लो चार्ट की बात करें, यहाँ पर मैंने कुछ और भी स्टेप्स लिखे हैं कि आपको यहाँ पे पाथ स्पेसिफाई करना है। ये पाथ आपका आउटपुट डायरेक्टरी के लिए है, प्लस आप जब प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उससे पहले आपने सी में चेंज डायरेक्टरी किया होगा, वही कंसेप्ट आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, तो उसमें भी आप ये पाथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास में ये जो हमारा फ्लो चार्ट है, सॉरी जो हमारा प्रोग्राम था ये उसका आउटपुट है। इसका आउटपुट मैंने आपको उस दिन भी एक बार बताया था कि किस तरीके से होगा। आज हम इस एडिटर पे काम करेंगे, प्लस इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना भी सीखेंगे। तो एग्जीक्यूशन के स्टेप आई होप ये आपको क्लियर हो जाएंगे, एक बार मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बता दूंगी। उससे पहले मैं अभी आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपने जो टर्बो C++ सॉफ्टवेयर यूज किया है कि बेसिकली उसको डाउनलोड कैसे करना है। अगर डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो मैं टर्बो C++ सॉफ्टवेयर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहां से डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पे कुछ डाउनलोड करने के स्टेप्स भी लिखे हैं कि सबसे पहले जब आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे आपके पास में ये वेबसाइट होगी जहां पर जाकर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको इस वेबसाइट में डाउनलोड टर्बो C++ 3.2 फ्रॉम हेयर ये एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में अगेन एक पेज ओपन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पेज में आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो 32 और 64 दोनों बिट्स में ये काम करेगा सॉफ्टवेयर। और अगर नहीं डाउनलोड हो पा रहा है किसी रीजन से तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर अभी आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं अभी एक और डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट और देख रहे हैं, फिर हम एक प्रोग्राम देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। अब इस डॉक्यूमेंट में मैंने C++ के डेटा टाइप्स को मेंशन किया है, और डेटा टाइप्स के अलावा यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जिनको कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम एक प्रोग्राम देखेंगे छोटा सा बाय यूजिंग टर्बो C++ एडिटर, ठीक है, और पूरा एग्जीक्यूट करना भी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डेटा टाइप, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि डेटा टाइप्स आप शायद सी में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, उसको आपने उनका उस मेमोरी में किस तरीके से साइज उनका अलोकेट होता है या उनकी रेंज किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वो भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हम यहाँ पर एक बार उनकी एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने इस डॉक्यूमेंट में पुट किया है, उसको हम देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो कोई भी डेटा टाइप हमें दो चीजें बताता है। कौन कौन सी बातें या कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले डेटा टाइप बताता है कि जो आपका वेरिएबल उस डेटा टाइप से बना है वो पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी में क्या स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर उसका टाइप पता चलता है हमें कि वेरिएबल का टाइप क्या है, कि वो इंटीजर टाइप का, जैसे कि अगर आपके पास में इंट एक डेटा टाइप है या फिर कैरेक्टर एक डेटा टाइप है, तो अगर आप वेरिएबल्स बना रहे हैं, कौन से वेरिएबल्स बना रहे हैं, कैरेक्टर और इंटीजर टाइप के, तो आपके पास में जो डेटा वेरिएबल है, ठीक है, जो कि किसी ना किसी डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, तो सिंपली वो ये बताता है या डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, प्लस उस पर्टिकुलर वेरिएबल का साइज कितना हो सकता है, कि हम उसमें कितना क्या टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंटीजर है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और अगर हमारे पास में मैं बात करूं कि कितना स्टोर कर सकते हैं, तो जो उस डेटा टाइप का साइज होगा हम उतना ही उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो ये दो चीजें कोई भी डेटा टाइप बताता है कि उसके साथ में जो वेरिएबल अटैच होगा, जो वेरिएबल जिस तरह का बनेगा
जिस डेटा टाइप का बनेगा तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल कितना डेटा स्टोर कर सकता है और उसमें क्या स्टोर हो सकता है, ये दो चीजें कोई भी डेटा टाइप बताता है रिगार्डिंग टू वेरिएबल। देन अगर मैं बात करूं डेटा टाइप्स की तो दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक या प्रिमिटिव डेटा टाइप जिनको हम कहेंगे, जो कि हमें स्पेसिफिकली लैंग्वेज ने प्रोवाइड किए, जैसे जावा लैंग्वेज ने जो हमें डेटा टाइप प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, या फिर मैं यूं कहूं कि C++ ने जो हमें डेटा टाइप प्रोवाइड किए हैं वो किसी भी लैंग्वेज के प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इस केस में यहाँ पर इंटीजर, कैर, डबल और फ्लोट, ये हमारे पास में कुछ बेसिक डेटा टाइप हैं। अब अगर मैं बात करूं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जिनको कि हम प्रिमिटिव या बेसिक डेटा टाइप को यूज करके ही क्रिएट करते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं, इनम भी हमने बनाना सीखा था, तो वो सारे के सारे डेटा टाइप्स इस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। कौन सी कैटेगरी? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी। देन आगे कंटिन्यू करें तो प्रिमिटिव जो कैटेगरी है या बिल्ट इन डेटा टाइप जिसको हम कहेंगे, तो उसमें हमारे पास में इंट जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। मतलब इस तरह के डेटा टाइप से जो भी हम वेरिएबल बनाते हैं उस वेरिएबल में, डेटा टाइप में हम कभी स्टोर नहीं करते हैं, डेटा टाइप के जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं उसमें एग्जैक्टली हम वेरिएबल स्टोर करते हैं। और इंटीजर के केस में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं विदाउट डेसिमल्स, तो डेसिमल हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। आपने जो सी में डेटा टाइप्स पढ़े हैं एसएच, वो ही यहाँ पर हम उनको वापस डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, साइज भी बिल्कुल वही होती है। फ्लोट के केस में यहाँ पर हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल्स को स्टोर कर सकते हैं। सेम डबल के साथ में भी यही है। और अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर के केस में हम कोई भी सिंपल कैरेक्टर, डिजिट या फिर कोई भी सिंबल को किसी कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब कौन सा डेटा टाइप कितने बाइट लेता है मेमोरी में, उसको भी एक चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। लेकिन उस चार्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने यहाँ पर एक और कंसेप्ट पुट किया है, C++ डेटा टाइप मॉडिफायर्स। देखिए यहाँ पर डेटा टाइप मॉडिफायर का जो कंसेप्ट है, आपने सिंपल सी में देखा था कि एक हमारे पास में साइंड कीवर्ड होता है और अनसाइंड कीवर्ड होता है। अनसाइंड और साइंड कीवर्ड्स के अलावा हमारे पास में लॉन्ग और शॉर्ट कीवर्ड्स भी होते हैं। हम कीवर्ड्स क्या होता है इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। कीवर्ड्स हमारे पास में लैंग्वेज ने जो प्रोवाइड किए हैं, जिनको कि हम इंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कैरेक्टर हो गया, इन, डबल, ये भी कीवर्ड्स हैं। लेकिन ये किस तरह के कीवर्ड्स हैं? ये कीवर्ड्स बेसिकली हमारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपिक पुट किया है कि C++ डेटा टाइप मॉडिफायर्स, तो इनका मतलब जो हमारे पास में डेटा टाइप है, अगर उनका टाइप हमें मॉडिफाई करना है, किस तरीके से कि जैसे अगर मैं एक सिंपल इंटीजर की बात करूं, तो इंटीजर के पहले अगर मैंने साइंड कीवर्ड पुट कर दिया तो ये कहलाता क्या है? ये कहलाएगा डेटा टाइप मॉडिफायर। इनको हम डेटा टाइप मॉडिफायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे डेटा टाइप के टाइप को मॉडिफाई कर देगा। किस तरीके से? अगर मैं सिंपल इंट लिखती हूँ और या मैं इंट के पहले अनसाइंड कीवर्ड ऐड कर देती हूँ, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट में देखिएगा आप लोग लिस्ट में, कि अगर मैं इंट के पहले एक अनसाइंड कीवर्ड ऐड कर दूं तो उसका सिंपल सा मीनिंग हो जाएगा कि मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती। 0 से लेके सिर्फ इतने 65,535 तक के नंबर्स को स्टोर कर सकती हूँ। सेम अगर मैं बात करूं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के पहले अगर आप अनसाइंड लगाए या साइंड लगाए, बाय डिफॉल्ट वो साइंड कंसिडर किया जाता है। तो साइंड के केस में हम इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी कि -128 टू +127 वैल्यूज, इतने ही जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो स्टोर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं शॉर्ट और लॉन्ग की, तो शॉर्ट और लॉन्ग के केस में यहाँ पर हमारे पास में अगर हम सिंपल लॉन्ग लिख रहे हैं, तो लॉन्ग का मतलब हमारे पास में क्या होता है? जो सिंपल देखिए, अगर मैं यहाँ पर लॉन्ग लिखूं या लॉन्ग इंट लिखूं तो दोनों का मतलब सेम ही है। लॉन्ग इंट हमारे पास में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जिसका कि यहाँ पर मैंने कुछ रेंज स्पेसिफाई की है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, तो अगर हम बात करें लॉन्ग की, ठीक है, तो मैं अभी आपको लॉन्ग के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी।
तो सिंपल अगर हम लॉन्ग लिखते हैं तो उसका मतलब लॉन्ग इंट होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर लॉन्ग इंट मेमोरी में 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, जिसका कि ये कुछ साइज है या रेंज मैं कह सकती हूँ। और अगर हम सिंपल लॉन्ग लिखें या लॉन्ग इंट लिखें तो दोनों का मतलब सेम ही है। ऐसे ही हम इंट के पहले शॉर्ट भी एक कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्टली क्या है, टाइप मॉडिफायर। शॉर्ट के केस में वो सिंपल अगर आप इंट लिख रहे हैं तो इंट के पहले शॉर्ट कंसिडर किया जाएगा, प्लस साइंड भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इंट लिख रहे हैं तो हमारे पास में 2 कीवर्ड्स ऑलरेडी लगे हुए मान सकते हैं, एक तो साइंड और दूसरा शॉर्ट। तो इसका मतलब वो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है और उसकी जो रेंज है वो कुछ इस तरीके से है। ऐसे ही कैरेक्टर के केस में भी साइंड और अनसाइंड हम 2 कीवर्ड प्लेस कर सकते हैं। अनसाइंड में ये जो दोनों वैल्यूज हैं उनका एडिशन होके हमें यहाँ पे डिस्प्ले होता है। बाकी रेंज तो आप हर एक डेटा टाइप की याद कर सकते हैं। एसएच कभी एग्जाम में पूछी नहीं जाती है, बट इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि एक्सप्लेन डेटा टाइप्स इन C++। तो उस केस में आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम फ्लोट और डबल के केस में फ्लोट 4 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है और डबल 8 बाइट्स हमारी मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। और ऐसे ही हमारे पास में जो सबसे बड़ा एक डेटा टाइप है उसको हम लॉन्ग डबल मान सकते हैं, जो कि 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको हो सकता है यहाँ पे 15 बाइट्स भी विजिबल हो जाए। और फ्लोट से बड़ा डेटा टाइप हमारे पास में होता है डबल, और डबल से भी सबसे बड़ा होता है हमारे पास में लॉन्ग डबल नाम का डेटा टाइप, जिसकी कि ये कुछ रेंज है। आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में C++ के कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज वरी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश के कीवर्ड्स कुछ अलग हो सकते हैं, वैसे ही C++ के भी कीवर्ड्स कुछ अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं हम देख लेते हैं एक बार। इन सारे कीवर्ड्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू जरूर मैं आपको समझाऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे। बेसिक जो कीवर्ड्स हम सी में देख चुके हैं वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पुट किए, जैसे इफ हो गया, ब्रेक हो गया, केस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पब्लिक कीवर्ड हमने नहीं देखा है। ऐसे ही हम लोगों ने रजिस्टर, ऑटो, ये कुछ कीवर्ड्स देखे होंगे, तो ये सारे यहाँ पर मैंने पुट किए हैं। फ्लोट, इसके अलावा C++ के भी कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए मैंने। साइंड अनसाइंड हम ऑलरेडी सी में देख चुके हैं, स्टैटिक हम देख चुके हैं, और हमने एक और देखा था हमने यहाँ सी में इंट, डबल, स्विच। तो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं जो डेटा टाइप नहीं, ये हमारे पास में कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हम सी में देख चुके हैं। लेकिन C++ की कुछ जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि वर्चुअल हो गया, यहाँ पर हमारे पास में ऐसे ही एक कैच हो गया, ट्राई हो गया, तो ये कुछ और भी हमारे पास में कीवर्ड्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके आगे डिस्कस करेंगे। एक क्लास हमारे पास में कीवर्ड होता है, और ऐसे ही प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, ये 3 कीवर्ड्स होते हैं। किस तरीके से यूज में आएंगे आगे चल के देखेंगे। न्यू, डिलीट हमारे पास में कीवर्ड्स होते हैं जो कि मेमोरी अलोकेशन से रिलेटेड होते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट हमारे पास में आता है यहाँ पर आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? अगर मैं बात करूं आइडेंटिफायर्स की, तो आइडेंटिफायर हमारे पास में किसी भी वेरिएबल का नाम हो गया, या मैं सिंपल इसको एक डेफिनेशन से एक्सप्लेन करूं तो आइडेंटिफायर का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम है उसमें कुछ प्रोग्राम के एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिनको कि हम प्रोग्राम के ड्यूरेशन में यूज करते हैं, या मैं यूं कहूं कि जो यूजर ने क्रिएट किया या जो प्रोग्रामर ने क्रिएट किए हैं उनको हम C++ के आइडेंटिफायर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन में भी यही मेंशन है, एनी यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू द प्रोग्राम एलिमेंट। प्रोग्राम एलिमेंट जिनको कि हम प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं, यूजर जिनको क्रिएट करता है, जिनको प्रोग्रामर क्रिएट करता है। जैसे कि एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हम उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर पाए, और उस वैल्यू को अगर हम प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में यूज करना चाहें तो हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। वैसे आइडेंटिफायर बहुत सारे हो सकते हैं, उनको मैंने यहाँ पे 4 तरीके के आइडेंटिफायर्स यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे किसी वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर है, फंक्शन का नेम एक आइडेंटिफायर है, और यूनियन का नेम एक आइडेंटिफायर हो जाएगा, क्लास या स्ट्रक्चर का नेम भी एक आइडेंटिफायर होता है। तो ये सारे के सारे आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं, जिनको कि यूजर या प्रोग्रामर अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। उसके बाद देन मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स मेंशन किए हैं कि हम किस तरीके से आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफायर अगर हमें क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, यही सेम रूल्स हम जब वेरिएबल क्रिएट करना सीखेंगे तो उस केस में भी हमें यही रूल्स वापस से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफायर का नेम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता,
आइडेंटिफायर हमेशा या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, यस अंडरस्कोर यहाँ पर अलाउड है किसी वेरिएबल या आइडेंटिफायर के नेम में। इसके अलावा हम उसमें अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, लेटर्स A to Z या स्मॉल a to z या कैपिटल A to Z हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर स्टार्टिंग कैरेक्टर हो सकता है किसी भी आइडेंटिफायर का। इसके अलावा अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर ही अलाउड है किसी वेरिएबल नेम में या किसी आइडेंटिफायर के नेम में। कीवर्ड्स हम जो है उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकते, लेकिन जैसे इंट है उसको भी अगर आप एज अ वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम यूज करना चाहते हो तो पहले आपको उसका केस चेंज करना होगा, या आप कैपिटल इंट यूज करें या फिर आप आई कैपिटल लिख के भी आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एज इट इज जो कीवर्ड्स हैं उनको आप आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं कर सकते। देन अपर केस और लोअर केस दोनों हमारे पास में आइडेंटिफायर के केस में अलग अलग होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे पास में जो है वेरिएबल के नेम में, आइडेंटिफायर के नेम में, वो अलाउड नहीं होता है। देन कुछ एग्जांपल्स मैंने पुट किए हैं कि जैसे नेम एक आइडेंटिफायर अलाउड है, मैंने उसके पीछे यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है और लास्ट में मैंने वैलिड और इनवैलिड कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अगर आइडेंटिफायर के नेम वैलिड है तो मैंने वैलिड यहाँ पर एक वर्ड पुट किया है। सेम इस तरह का आइडेंटिफायर भी पॉसिबल है। आइडेंटिफायर अगेन वापस बता दूं तो किसी फंक्शन का नेम, किसी वेरिएबल का नेम या फिर कोई भी स्ट्रक्चर या यूनियन का नेम एक आइडेंटिफायर कहलाता है, जिसको कि हम प्रोग्राम के बीच में या मैं यूं कहूं कि प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। देन सम, और उसके पहले मैंने अंडरस्कोर कैरेक्टर पुट किया है, तो ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर का नेम हो सकता है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि किसी भी आइडेंटिफायर का नेम अंडरस्कोर से अलाउड हो सकता है। प्लस आप लोगों को एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि सिर्फ अंडरस्कोर भी एक वैलिड आइडेंटिफायर का नेम हो सकता है। हालांकि इस तरह के सिर्फ अंडरस्कोर को हम अगर आइडेंटिफायर के नेम में यूज करते हैं तो ऐसे उसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन कुछ जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो इस तरह के आइडेंटिफायर हमारे पास में C++ के जो कुछ प्री डिफाइंड है वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो जैसे कांस्टेंट हो गया, जो C++ के कांस्टेंट हमें C++ ने प्रोवाइड किया है, तो C++ एग्जैक्टली अंडरस्कोर से स्टार्ट करके कुछ कांस्टेंट नेम को क्या करता है, क्रिएट करता है, इसलिए ये तरीका यहाँ पर वैलिड है। हालांकि हम भी उसको यूज कर सकते हैं और C++ ने भी कुछ इस तरह के हमें आइडेंटिफायर्स प्रोवाइड किए हैं, कॉन्स्टेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं, और इस तरह से ये भी एक वैलिड तरीका है कि हम जितने भी वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर लगाकर भी उनको यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफायर का नेम क्रिएट कर सकते हैं। प्लस एक से ज्यादा वर्ड्स का भी हो सकता है, विदाउट एनी स्पेस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनवैलिड कैटेगरी की बात करूं तो हम आइडेंटिफायर के नेम में स्पेस यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर ये इनवैलिड आइडेंटिफायर का नेम हो गया। और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ एक अंडरस्कोर भी एक आइडेंटिफायर का नेम हो सकता है। इस कंसेप्ट को जनरली अंडरस्कोर के स्टार्टिंग कंसेप्ट को C++ यूज करता है या कोई भी एक लैंग्वेज यूज करता है। हम हालांकि यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली हम यूज करते नहीं है इस तरह के कंसेप्ट को। देन वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल हमारे पास में एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन हो गई, जिनको कि हम प्रोग्राम के बीच में क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किसी वेरिएबल का नाम, जैसे कि अगर मैं कोई भी वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया या फ्लोट टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, तो जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट किया तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका एक रिजर्व एक स्पेस बन जाता है मेमोरी में, प्लस वो कुछ बाइट भी ऑक्यूपाई करेगा और उस रिजर्व लोकेशन का कोई ना कोई नाम होगा, तो ये कहलाता है सिंपली एक वेरिएबल। तो वेरिएबल के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए, देखें यहाँ पर ये 3 समझने वाली बात है कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो वेरिएबल हमें 3 चीजें या 3 बातें स्पेसिफाई करता है। सबसे पहले वो वेरिएबल कितनी स्पेस लेगा मेमोरी में, ठीक है, और यानी कि उसका साइज कितना हो जाएगा, या मैंने जो रेंज स्पेसिफाई किया वही कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल कितना रेंज या कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में, प्लस वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उसमें किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि अगर मैं इंटीजर a टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ तो a के साथ में आप प्लस माइनस या बाकी ऑपरेटर, जैसे प्लस प्लस एक ऑपरेटर होता है हमारे पास में, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर वेरिएबल जो है वो 3 चीजें हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि कितना साइज वो ऑक्यूपाई करेगा, प्लस उस वेरिएबल का रेंज कितना हो सकता है,
हम उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं और किस तरह के ऑपरेशंस को हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 बातें कोई भी वेरिएबल स्पेसिफाई करता है, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इंट, जैसे कि अगर मुझे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो इस तरह से हम ABC वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। हम चाहे तो एक साथ भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। और वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज गार्बेज जो वैल्यू है वो उसमें ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती है। गार्बेज कुछ भी हो सकता है, भले ही वो 0 वैल्यू हो या कोई ऐसी वैल्यू जिनको हम डायरेक्टली यूज में नहीं लेकर आ सकते, ठीक है। इस तरह से जब हमने वेरिएबल को डिफाइन किया है, अगर हम उसमें हाथों हाथ वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं तो वो वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। अदरवाइज आप वेरिएबल क्रिएट करने के बाद भी उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ऐश्वर्या मैम, ऐश्वर्या मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, साहिल और जयेश, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में देती हूँ, अभी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है।